नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही पूरा विपक्ष बेदम है। सड़क पर बवाल है, बयानबाजियां भी जारी है। संसद में लड़ाई हारने के बाद इस कानून के विरोधी अब सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं। जैसे ही सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी पर उंगली उठाई, ये विपक्ष का पूरा कुनबा चीख पड़ा कि और कहने भी लगा कि धर्म खतरे में है। जिन्होंने सालों तक वोट बैंक के लिए चुपचाप व वोट को सुपर पावर बना दिया, अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो विपक्ष को संविधान की याद आने लगी है। संशोधन क्या आया, मानो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि भाई जमीन किसकी है और हक किसका। एक बात तो साफ है, विपक्ष की बौखलाहट इस बात की गवाही है कि जहां भी सच्चाई उजागर होती है वहां इनकी राजनीति जलने लगती है। तो आज विपक्ष किस तरह से वक्फ कानून को लेकर बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे, बताएंगे अलग अलग पार्टियों में चल क्या रहा है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वक्फ कानून को लेकर विपक्ष में इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों? बौखलाहट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। अब अचानक से ये पार्लियामेंट में हार गए, आनन फानन, भाई जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों को, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कूद गई, आम आदमी पार्टी चली गई, आरजेडी वाले चले गए। क्यों? वहां कोई रसगुल्ला मिलने वाला है क्या? वहां पे अंडा मिलेगा, अंडा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपकी व्याकुलता इतनी ज्यादा कि भाई मुसलमानों के लिए लड़ते हुए नजर आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। और प्राइवेटली अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दे, कांग्रेस के आधा से ज्यादा एमपी कहेंगे कि नहीं ठीक है, कानून तो होना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो रही है। या आम आदमी पार्टी वाले यही कहेंगे कि क्या करें भाई, मुसलमानों का सवाल है। अगर लड़ते हुए नजर नहीं आए, और आप देखिए ना, बेसिकली ये मुस्लिम समाज को वो अच्छा भी लगता है कि जितना हमको बेवकूफ बनाओ। भाई केजरीवाल का मैं एक कहानी मुझे याद है कि भाई एक वक्फ बोर्ड का कार्यक्रम था, उसमें चला गया और ये कह रहा वहां पे, देखिए मेरी सरकार वक्फ बोर्ड के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बताइए, इतनी इतनी जमीन, इतना इतना जायदाद, और वक्फ को चलाने के लिए भी सरकार पैसे देती है। तो वक्फ को चलाने के लिए नहीं, ये कठमुल्लों को, दाढ़ी टोपी वालों को पॉकेट गरम करने के लिए पैसा दिया जाता है कि ये खुश रहेंगे, मालामाल रहेंगे, तो फिर फ्राइडे की नमाज में जो है वो बोलेंगे कि भाई केजरीवाल को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो, तो आरजेडी को वोट करो। यही धंधा है इनका। तो उस मीटिंग में केजरीवाल वो ये कह रहा था कि वक्फ के साथ हम हमेशा खड़े हैं, है ना। और उसके बाद क्या कहा कि सुनने में आया है, वो अंबानी के जो बिल्डिंग है एंटालिया, उसके बारे में बात कर रहा था, वो भी वक्फ की जमीन पे है। हमारी सरकार आएगी तो वक्फ के कब्जे में आ गए। मुसलमान दाढ़ी वाले सब ताली बजा रहे हैं। क्या बेवकूफी है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई आपने कहा था, तो कहता है कब कहा था, मैंने कभी नहीं कहा। तो वो तो माल खा करके बैठे हुए थे सब टीवी वाले, तो कोई काउंटर नहीं किया। हालांकि वो सीधे निकल गया बात को कि भाई हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग चले गए। अब सवाल क्या है, कांग्रेस पार्टी क्यों गई? क्योंकि लोगों को तो रिपोर्ट मिलते रहता है ना। अब केरल में लोग, वायनाड में लोग पूछ रहे हैं, वहां के क्रिश्चियन बकायदा गोष्ठी करके वो पूछ रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा कहां थी, क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्रिश्चियंस के हक में क्यों नहीं आवाज उठाई। और अगर ये बिल, आप ये समझ लीजिए कि ये तो अमित शाह का डंडा चला तो बिल पास हो गया। अगर इस बिल पे कांग्रेस पार्टी जीत गई होती, अगर खुदा न खास्ते कहीं कोई मिस्टेक हो गया होता, नीतीश कुमार नायडू पलट गए होते, जीना हराम हो गया होता।
ये इस तरीके से आनंदित और खुशियां मनाते कि जैसे लगता कि भाई वो चुनाव हारे तो हारे लेकिन वॉर जीत गए। ये इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के अंदर ये अकल कब आएगी कि ये जो कानून जो पास हुआ है इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही है। जो जमीनें हिंदुओं से छीन ली गई है अब तक, इस कानून के बाद से अब तो ये छीन नहीं पाएंगे। क्या उसके ऊपर ये कानून लागू होगा? रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लागू होगा। तो ये तो ये कानून उसमें बायफर्का करता है कि जहां जो मुस्लिम वर्सेस वक्फ बोर्ड है उसमें मुसलमानों को फायदा। जैसे ये बहुत देखिए क्या है, बड़े इन लोगों की बुद्धि के ऊपर भी तरस आता है। ये आर्टिकल 370 आया, किसको फायदा हुआ? वो कश्मीर के मुसलमानों को ही हुआ ना। उनको रिजर्वेशन भी नहीं लग गया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया, वहाँ पे अब पानी, बिजली, सब कुछ, रोजगार, सब कुछ मिल रहा है। किसका फायदा हुआ? ये आर्टिकल, अब ये जो ट्रिपल तलाक हटाया गया, किसका फायदा हो रहा है? भाई हिंदुओं को कुछ लेना देना है, कुछ नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे ही ये लोग परेशान हैं, परेशान ही रहेंगे। परेशान तो है, लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तारीख बताई जा रही है कि मंगलवार यानी कि 15 अप्रैल को सारी याचिकाओं पे सुनवाई होगी। क्या लगता है 15 अप्रैल को क्या होगा? देखिए, सुनवाई के लिए अभी डेट डाले जाएंगे। 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुनवाई तो लंबी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी इस पर फैसला भी नहीं सुनाएगा। जज भी सोच रहे हैं कि थोड़ा इनको भी खुश रहने दो, नहीं तो अचानक से विस्फोट हो जाएगा। इनको लगने लगेगा कि नहीं, संसद तो हमारे साथ है नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो सांसद उनके साथ है, तो न्यायपालिका में थोड़ा ये तो लगे कि मुसलमानों को भी लगता रहे कि राहत देने के लिए राजद की तरफ से याचिका गई है। ये कांग्रेस के दो मुस्लिम सांसद चले गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी याचिका दायर कर रहा है, उधर मोहम्मद जावेद पहले याचिका दायर कर चुके हैं। तो ये सारे लोगों को खुश भी रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि केवल कानून पर विचार किया जाता है, विचारधारा पर भी विचार किया जाता है कि किन फैसलों से किस आधार पर कम से कम बैलेंस बनाकर रखा जाए। और इसलिए इस पर ज़्यादा अभी तो लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले ये आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो मुस्लिमों को केंद्र में लाने की कवायद है इनकी, 2014 के बाद स्थितियां बदल चुकी थी। सारे हिंदुस्तान में जो 60 सालों तक पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक होते हुए राजनीति में बहुसंख्यक था, इन्हीं की बात सुनी जा रही थी, इन्हीं के इशारों पर एक्ट लाए जा रहे थे, कानून लाए जा रहे थे, बिल पारित करवाया जा रहा था, और इन्हीं के इशारों पर व्यवस्थाएं चलती थी कि इनके फायदे के लिए। जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार मुसलमानों का है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब हिंदुस्तान में मुस्लिम के अलावा कोई नहीं होता। कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर क्रिश्चियनों की बात नहीं की जाती, कभी भी उसके लिए यहूदियों की, पारसियों की बात नहीं की जाती, बल्कि मुसलमानों की बात की जाती है, और खतरे में भी इस्लाम ही होता है। तो इसलिए इनको फिर से राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है। जिस मोहम्मद जावेद को कोई जानता तक नहीं था, इमरान मसूद को जानता तक नहीं था, ये कांग्रेस वाले घुमा घुमा के पूरे हिंदुस्तान का लीडर मुसलमानों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपस में लड़ने का मतलब ये है, ओवैसी भी उसी मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहा है, कांग्रेस भी उसी मुस्लिम वोट के लिए लड़ रही है, उधर राजद भी उसी मुस्लिम वोट पर नज़र टिकाए हुए है, समाजवादी पार्टी अभी कुछ दिन देख रही है, उसके बाद वो भी कांग्रेस के उसी जाल में फंस जाएगी। तो आपस में लड़ने की इन लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सिंघवी भी हैं, ये समस्त केरल उलेमा की तरफ से, और इधर कपिल सिब्बल भी हैं, ये जमीयत उलेमा की तरफ से, और उसके अलावा ये नजीम पासा भी है ओवैसी की तरफ से। ये सारे वकील पहले ये तय कर लेंगे कि हमको लॉजिक क्या देना है, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी की है। याचिका सिर्फ इस आधार पर नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, कुछ ने कहा है कि शरीयत एक्ट के खिलाफ है, कुछ ने कहा है कि देखो भाई हमारे इंस्टीट्यूशन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकार को खा रही है सरकार। तो ये
आपस में पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, बाहर में सड़क पर लड़ेंगे और मुस्लिम वोट के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जैसा अभी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी हर पार्टियों का स्टैंड अलग अलग नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारे लिए ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी, जिन्होंने हर बार जेपीसी की मीटिंग में इतना बवाल खड़ा किया, टीएमसी का भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर रुख सामने नहीं आया है, समाजवादी पार्टी भी साइलेंट है। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को लेकर भी अलग अलग पार्टियां बटी हुई हैं? देखिए, ये सब जो मुस्लिम वोट के लिए लालायित रहने वाली पार्टियां और नेता, ये सब आपने देखा है, बंदर का डांस, वो डमरू बजाता है तो वो पलटियां मारता है ना। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो डमरू बजाएगा, ये सब पलटियां मारेंगे। मुस्लिम वोट के बगैर इनकी राजनीति शून्य है, क्योंकि ये लोग, भाई आप ये बता दीजिए ना, जितने लोगों का आप लोगों ने नाम लिया, जी जी, इन लोगों ने देश के लिए कोई भी अच्छा काम किया हो? इनके पास देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का कोई एजेंडा है क्या? जहां रहते हैं वहीं गंद फैलाते हैं, वहीं बर्बाद कर देते हैं उस राज्य को। सरकार आती नहीं है कि चोरी डकैती सारी चीजें शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, लेकिन ये लोग पहले भी गए थे, ट्रिपल तलाक में गए ना, क्या लेकर के आए? मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों के हाथ में अंडा मिलेगा, अंडा वो भी फूटा हुआ। ये लोग राम मंदिर में गए, यही कपिल सिब्बल, यही सारे लोग क्या हासिल कर लिया? यही कुतर्क 25 से 30 है ना, यही बस इनका तर्क है कि हमारे रिलीजियस राइट को, भाई संविधान में कहां वक्फ लिखा हुआ है और कुरान में कहां वक्फ लिखा हुआ है? ना ये संवैधानिक व्यवस्था थी और ना ही ये कुरानिक व्यवस्था थी। भाई कहीं तो होगा। जिस चीज को लेकर के इतना आप शोरगुल कर रहे हो, ये आपने पार्लियामेंट के अंदर आप मुस्लिम अपीसमेंट के तहत इस तरह का कानून लेकर के आए, तो आप जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता उसको आपने नाफिज कर दिया देश के अंदर, तो वही संसद, वही पार्लियामेंट उसको हटाने का भी अधिकार रखता है। ये तो संवैधानिक व्यवस्था हो गई। कुरानिक व्यवस्था ये है कि भाई कोई ना कोई तो पूछेगा जज साहब कि मेरी रिलीजियस अधिकारों को उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कोई जज के पास इतनी भी तो होगी बातचीत कि वो पूछेंगे कि अच्छा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, और ये बता दो कि दुनिया के कौन से इस्लामिक मुल्क में ये वक्फ की व्यवस्था है। भाई ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसके सिर पे 2-2 सींग लगे हुए हैं, उनको अलग से, उनका इस्लाम जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से सब काम करता है। भाई इंडोनेशिया में है क्या? सऊदी अरब में है क्या? भाई क्या है? तो ये बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मसला है। ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे केजरीवाल पहले भी गया था कि हम लड़ रहे हैं, उस समय वो प्रशांत भूषण इसकी पार्टी में था कि भाई ये जो बाटला हाउस में 3 मुस्लिम लड़कों को मारा गया, इनोसेंट बच्चे थे, हम लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों को ताली बजाना चालू कर दिया। और उसी दिन ये मॉर्निंग में बाटला हाउस के पास ओखला के अंदर इसने वहां बातचीत की और शाम में उसका जो है वो काफिला जो है नजफगढ़ पहुंचा, और नजफगढ़ में जाकर के मुकेश कुमार की पत्नी से मिला, बोला कि भाई वो आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। वो आतंकवादी हो गया 5 घंटे में जो बाटला हाउस में। तो ये सब फ्रॉड लोग हैं, इनकी राजनीति सिर्फ फ्रॉड, झूठ, अफवाह के ऊपर आधारित है। इनका कोई माँ बाप नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बना करके, टोपी पहना करके ये लोग
वोट लेने की राजनीति बिल्कुल। करते एक और चीज मिसिंग है राजीव सर, विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा फ्रंट फुट पे आके क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि बड़ा चेहरा मुसलमान है ही नहीं। अगर ओवैसी की पार्टी को छोड़ दें तो कोई और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में अपनी पार्टी के अंदर कोई मुस्लिम चेहरे को ऊपर किया? कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बिहार में 3 सांसदों में से 2 सांसद हैं मुस्लिम, लेकिन दोनों, ये मोहम्मद जावेद, अभी ये थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में हो गई है, कोई जानता तक नहीं था इसी के क्षेत्र में। जब राहुल गांधी गए थे इसके साथ तो इसके खिलाफ कंप्लेन आई थी कि नहीं, ये लोगों से मिलता तक नहीं है, ये तो मजबूरी में इनको वोट दे दिए, क्योंकि राजद कांग्रेस गठबंधन और किशनगंज जैसा क्षेत्र जहां मुसलमान ही मुसलमान, 76% मुसलमान, तो ऐसी स्थिति में वहां से जीतना ही है। लेकिन कांग्रेस भी किसी मुस्लिम लीडर को ऊपर नहीं कर पाई। अब दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की या फिर लालू प्रसाद यादव की, कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर इनके हैं जो कि प्रभावित कर सके मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को? अगर अखिलेश यादव की पार्टी में 37 सांसद हैं तो केवल 4 मुसलमान हैं। क्यों नहीं इन लोगों ने अपनी पार्टी में ही 20-25 मुसलमानों को जितवा दिया? 4 मुसलमान, इकरा हसन इधर से, जियाउर रहमान बर्क इधर से, और ये दोनों हैं जो विवादित नेता। एक गुंडा अफजाल अंसारी गाजीपुर से कैसे भी जीत गया, और फिर एक दाढ़ी बढ़ाया हुआ दिखाने के लिए मौलाना रामपुर से, जहां से उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी हारी थी, वहां से किसी तरह से जीत गया। आजम खान थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर दिया, इसलिए मुहिबुल्लाह वहां से बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो सांसद हैं उनको तो हिंदू वोट चाहिए, तो इसलिए दबाव में सारी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों न हो। लालू प्रसाद यादव ने किस मुस्लिम चेहरे को, किस मुस्लिम नेता को बिहार में 2nd 3rd नंबर पर लाया? अभी तक वो चाहे तो यादव नेता को बढ़ाएंगे या फिर ठाकुर नेता को बढ़ाएंगे, इन्हीं लोगों के बीच किसी ओबीसी को बढ़ा देंगे, मुसलमान को नहीं बढ़ाता। तो किसी पार्टी में मुस्लिम चेहरा इतना बड़ा है ही नहीं, तो ये आगे क्यों करेगा? और इसीलिए ये लोग को लग रहा है कि अभी हम लोग बैलेंस में रहें। राहुल गांधी बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, अखिलेश यादव भी सोच समझकर बोल रहे हैं कि कहीं गलती से ऐसी बात ना निकल जाए कि बाद में चुनाव तक वही सोशल मीडिया पर चलाता जा रहा है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने संसद में बोला था वक्फ बोर्ड के लिए, और संसद की चर्चा में बातचीत हुई कि देखो भाई, तुम्हारे ही पार्टनर थे लालू प्रसाद ने क्या कहा था 2013 में संशोधन के समय। तो इसलिए इन लोगों के अंदर कंफ्यूजन है और अभी विस्फोट और भी बढ़ेगा। हर पार्टी में जो मुस्लिम नेता को फिर से सेंटर में लाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उसके कारण दबाव हिंदू सांसदों के ऊपर है और वो दबाव अपने आला कमान के ऊपर डाल रहे हैं। इसीलिए तो जैसा आपने कहा, संजय राउत दूसरे दिन पलट गया कि नहीं भाई, हमें लेना देना नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दबाव था कि ये बार बार उद्धव ठाकरे अपने कर्ज को उतारने के लिए 4 से 5 बार फोन किए कि देखिए कोई हमारा सांसद पलट न जाए, सपोर्ट में वोट न कर दे। और उसके दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में ही उलेमा बोर्ड ने कहा भाई उद्धव ठाकरे से बेहतर कोई मित्र नहीं हो सकता। हाँ। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे अगर मुस्लिम परस्त हो जाए तो फिर शिवसेना यूबीटी बचेगी। जो स्थिति इनके अंदर है, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, और तीसरे तरफ जैसे ही ये सर्वे करते हुए एक्शन लिए जाने लगेंगे कि किस नेता के पास कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है। जैसे एक रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश से कि अतीक अहमद के परिवार के पास 71 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी है, वैसे ही आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, वैसे ही ओवैसी के लिए आएगा। किया जा रहा है कि ओवैसी के पास 30 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओवैसी के पास 30 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके बाद इनके लोग ही इनका सुनना छोड़ देंगे, तो फिर ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो वक्फ संशोधन कानून पर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। ये याचिकाएं बढ़ती ही जाएंगी। विपक्ष कानून की वैधता पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को सियासी टॉनिक मिलेगी? और इस सवाल का जवाब 15 अप्रैल को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।